तपती जलती गर्मी का मौसम आया। यह एडवर्टाइज हम लोग जैसे ही समर सीजन शुरू हो जाता है तो टीवी पे ज़रूर देखते हैं। तो इस वीडियो में आज हम यही जानने वाले हैं कि गर्मियों में आपको क्या क्या तकलीफें हो सकती है, आपको उनसे बचना कैसे चाहिए, और आयुर्वेद ने गर्मी के सीज़न के लिए क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस बताए हुए हैं ताकि आपको गर्मियों में भी ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गर्मी का सीज़न जैसे ही शुरू हो जाता है तो सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है वो है डिहाइड्रेशन। तो जैसे ही गर्मी शुरू हो जाती है पसीना आना बढ़ जाता है और उसी की वजह से हमारे शरीर का पानी शरीर के बाहर चला जाता है और डिहाइड्रेशन होने लगता है। इसी की वजह से आपको यूरिन में भी बार बार इन्फेक्शन होना, जलन होना, यूरिन का आउटपुट कम हो जाना, लोअर एब्डोमेन में दर्द होना, ये सारी परेशानियाँ हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको प्रॉपर रिहाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। रिहाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी पीना ही नहीं है। जब भी आपको स्वेटिंग होता है तो उसमें सिर्फ पानी ही नहीं, आपके शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स भी शरीर के बाहर जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको शरीर को रिहाइड्रेट करना होता है तो पानी के साथ साथ आपको इलेक्ट्रोलाइट्स लेना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए आप इलेक्ट्रोल पाउडर यूज़ कर सकते हैं या पानी में शक्कर और नमक मिला के वो पानी पी सकते हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल शरबत है वो भी रिहाइड्रेशन के लिए आपको काफ़ी मदद करेंगे, जैसे कि नींबू शरबत हो गया, कोकम शरबत हो गया, गन्ने का जूस हो गया, या कोई भी जूस जिसमें कि ऊपर से ज़्यादा शक्कर नहीं डला हुआ है वो आप ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन जितना हो सके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को ज़रूर अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसके अपने ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हमने हमारे कई सारे वीडियोज़ में पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। कभी कभी डिहाइड्रेशन इतना बढ़ जाता है कि उसकी वजह से आपका बीपी भी कम हो सकता है, आपको चक्कर और वीकनेस की फीलिंग भी आ सकती है। ऐसा अगर आपको हो रहा है तो आपको तुरंत ही शरीर को रिहाइड्रेट करना है। जैसा मैंने बोला, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स आपको लेना है और रेस्ट करना है, वो भी लाइंग डाउन पोजीशन में, यानी कि आपको सो के थोड़ा सा आराम करना है। कम से कम आधा से 1 घंटा अगर आप आपकी बॉडी को देते हैं तो रिहाइड्रेशन भी आपका प्रॉपरली हो जाएगा और आपके ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई है वो भी ठीक से हो जाएगा। आप थोड़ा सा मीठा चीज़ भी इसके लिए खा सकते हैं। उसके बाद सेकंड आता है हीट स्ट्रोक, यानी कि डिहाइड्रेशन की ये नेक्स्ट स्टेज हो सकती है। तो हीट स्ट्रोक मतलब क्या, ये पहले जानते हैं। हीट स्ट्रोक का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाना, उसकी वजह से हमारे ब्रेन के जो सेंटर्स है जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस में होते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाते और आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो सकता है। यहाँ तक कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा फीवर आपको हो सकता है हीट स्ट्रोक की वजह से। और जाहिर सी बात है, इतने फीवर में आपको आकड़ी यानी कि कन्वर्जेंस भी आ सकते हैं। आपके ब्रेन, किडनी, लीवर, ये सारे सिस्टम्स के फंक्शन पे भी असर हो सकता है। और जो कि हम न्यूज़ में अक्सर हर साल देखते हैं कि गर्मी की वजह से किसी किसी की डेथ हो गई, तो उसका रीज़न ये हीट स्ट्रोक रहता है। अब ये हीट स्ट्रोक किसे हो सकता है ये पहले जानते हैं। मेल्स जिनको पहले से डिहाइड्रेशन है, ऐसे लोग, ओबेसिटी यानी कि वजन जिनका ज़्यादा है, सीनियर सिटीजन्स, बच्चे, प्रेग्नेंट औरतें जिनको पहले से ही किसी दूसरी वजह से बुखार है, ऐसे लोग, अल्कोहल पीना, और सबसे मेन बात, बहुत ही टाइट और मोटे कपड़े पहनना, जैसे कि डेनिम। अगर ऐसे टाइट कपड़े और बहुत ही मोटे कपड़े आपने पहने तो उससे भी आपको सनस्ट्रोक तक हो सकता है। तो हमेशा ही गर्मी के सीज़न में आपको लाइट कलर्ड, लाइट वेट और लूज कपड़े पहनना है। फैशन तो होती रहेगी लेकिन पहले आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, सबसे मेन तो यही है कि पहले ही स्टेज को आपको डिहाइड्रेशन को रोकना है। अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, चक्कर आ रही है, तो आपको जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो स्टॉप करके आपके रिहाइड्रेशन के ऊपर ध्यान देना है। दूसरा चीज़, आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी धूप में नहीं करना है। जो धूप के पीक आवर्स होते हैं, यानी कि लगभग 11:30-12 बजे से लेकर 4:30-5 बजे तक, उसमें आपको ज़रूरी काम नहीं है तो आप बाहर निकलना अवॉइड ही कीजिए, घर पे ही रहिए। और अगर आप बाहर निकलते भी है तो अच्छे से अपने आप को कवर करके आप जा सकते हैं। बाहर अगर आपको जाना ही है तो आप चल के जाना वगैरह अवॉइड कीजिए, खास करके अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर है तो आपको बिल्कुल भी चल के नहीं जाना है। और अगर जाते भी है तो साथ में पानी का बॉटल कैरी करना है, इसके साथ साथ मुंह में एक आधा कैंडी रखना है, जिससे कि आपको धीरे धीरे करके रिहाइड्रेशन प्रॉपरली होते रहेगा। कई सारे लोगों को धूप की एक्सपोजर की वजह से उल्टी होना या लूज मोशन होना, ऐसे भी सिम्टम्स आते हैं। अक्सर डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे ब्रेन के जो सेंटर्स ट्रिगर होते हैं उनकी वजह से ये तकलीफ हो सकता है। तो अगर आपको भी ऐसी कुछ बीमारी हो रही है तो सबसे पहले तो रिहाइड्रेशन तो है ही, आपको पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपरली लेना है
और जितना हो सके मेडिसिन आप कम खा सकते हैं। जैसे ही आपका डिहाइड्रेशन ठीक से हो जाएगा, ये सिम्टम्स धीरे धीरे करके आपके कम हो जाएंगे। खास करके गर्मियों में फूड जो रहता है वो भी जल्दी खराब हो जाता है। तो अगर आप बाहर से किसी अननोन जगह का खाना खा रहे हैं तो हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग भी हो। तो इसीलिए जब भी आप बाहर का या कोई भी खाना धूप की सीज़न में खाते हैं तो उसका टेस्ट और स्मेल पहले ज़रूर चेक कीजिएगा। जिनको पहले से ही माइग्रेन की शिकायत है उनको गर्मियों की सीज़न में ज़्यादा तकलीफ होता है, और जिनको माइग्रेन नहीं है उनको भी गर्मियों में हेडेक होने की संभावना रहती है। उसका सबसे मेन रीज़न गर्मी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से आपका बीपी कम हो जाना और ब्रेन की तरफ ठीक से ब्लड सप्लाई ना पहुंच पाना, यही होता है। इसके लिए आपको ये करना है कि कभी भी अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपको हमेशा हेडेक की शिकायत रहती है धूप की वजह से, तो आपको आपके सर को डबल कवर करना है। यानी कि आप क्या स्कार्फ भी यूज़ कर सकते हैं और ऊपर से कैप या हैट भी पहन सकते हैं। तो डबल प्रोटेक्शन की वजह से हेडेक की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। अगर हेडेक होने लगता है तो आपको तुरंत ही किसी कूल एंड डार्क प्लेस पे जाकर रेस्ट करना है, रिहाइड्रेशन प्रॉपर रखना है। आप थोड़ा सा मीठा चीज़ भी खा सकते हो जिससे कि आपका अगर एक्यूट माइग्रेन अटैक है तो वो थोड़ा सा कम सीवियर होने में आपकी मदद हो जाएगी। इसके अलावा कम्युनिकेबल डिसीजेज सीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमने ये भी देखा है पिछले 2 सालों में कोविड के केसेस भी इस सीज़न में बढ़ते हैं। तो आपको मास्क से आपके मुंह को कवर करना सबसे सही रहेगा। आयुर्वेद ने समर सीजन को 2 सब सीजन्स में डिवाइड किया है। पहला है वसंत ऋतु और दूसरा है ग्रीष्म ऋतु। तो वसंत ऋतु जो है इसको अर्ली समर कह सकते हैं, जो कि फरवरी मार्च में रहता है। तो जो अर्ली समर होता है उसमें एक ट्रांजिशन का फेज रहता है, यानी कि ठंडे सीजन से हम लोग गर्म सीजन की तरफ जा रहे हैं। ये जो ट्रांजिशन का सीजन होता है इसमें काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार ठंडी में जो कफ हमारे शरीर में जमा हुआ रहता है और वो ठंडे मौसम की वजह से पिघल नहीं पाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, वो कफ अर्ली समर में पतला होकर बाहर निकल सकता है। और इसीलिए इस सीज़न में आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, यहाँ तक कि अस्थमा के अटैक, ये सारी परेशानियाँ ये ऋतु में ज़रूर हो सकती है। इसीलिए वसंत ऋतु में आयुर्वेद ने वमन ये पंचकर्म करने को कहा है, जिससे कि आपका कफ बाहर निकले। डाइट में भी जो चीज़ें पचने को भारी है, ठंडी है, जिसमें फैट रहता है, मीठी है, ऐसी चीज़ें खाने को मना किया हुआ है, जैसे कि आइसक्रीम। तो अर्ली समर्स में आपको आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं खाना है, जिससे कि आपका कफ बेवजह बढ़ सकता है। इसके अलावा एक्सरसाइज करने को भी ये सीज़न में कहा गया है। तो आप माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में कर सकते हैं। डाइट में त्रिकटु, लौंग, हींग, शुंठी, जीरा, धनिया, ऐसी चीज़ें आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका कफ आगे नहीं बढ़ने वाला। और ग्रीष्म जो होता है उसे हम लेट समर्स बोल सकते हैं, जैसे कि अप्रैल और मई महीने में रहता है। उसमें क्या हो जाता है कि गर्मी की वजह से हमारे शरीर में ड्राइनेस बहुत बढ़ जाती है और वात जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये ड्राइनेस ना बढ़े इसके लिए हमें प्रयास करना होता है। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में आयुर्वेद के अनुसार तीखा तला हुआ खाना खाने को मना किया हुआ है और धूप में जाने को भी आयुर्वेद में मना किया हुआ है। और एक्सरसाइज ये सीज़न में आपको बहुत ही कम करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी फीलिंग होता है कि आपको पसीना आ रहा है तो आपको तुरंत ही एक्सरसाइज स्टॉप कर देना है। ठंडा पानी पीने को इस सीज़न में अलाउड है। पहले के ज़माने में रेफ्रिजरेटर्स तो नहीं होते थे, तो आयुर्वेद में मटके में ठंडे किए हुए पानी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। जो फ्रिज का पानी होता है वो पचने को भी भारी होता है और बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो आपकी बॉडी को बाहर का गर्म टेम्परेचर और ये पानी का ठंडा टेम्परेचर, इनको एडजस्ट करने में टाइम लग सकता है और आपको परेशानी भी हो सकती है। तो सबसे बेहतर यही रहता है कि आप मटके में ठंडा किया हुआ पानी पीजिए, जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा है, पचने को भी उतना हेवी नहीं। इसके अलावा आप जब भी बाहर से या धूप में से आते हैं तो डायरेक्टली ठंडा पानी पीना अवॉइड कीजिए। पहले आपको इस प्रकार से थोड़ा सा गुड़ लेना है और गुड़ खाना है। इस गुड़ को आप आराम से च्यू करके भी खा सकते हो और उसके बाद आपको मटके में ठंडा किया हुआ पानी पीना है। राइस आप ले सकते हैं, मीट, सूप, शरबत, इनका भी इस्तेमाल आप आपके डाइट में ज़रूर कर सकते हैं। पहले आइसक्रीम्स तो नहीं होते थे, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन आयुर्वेद ने श्रीखंड का बताया हुआ है। तो श्रीखंड आप इस सीज़न में ले सकते हैं। और दूसरा, चांद की रोशनी में यानी कि मून लाइट में ठंडा किया हुआ भैंस का दूध आप इस सीज़न में ले सकते हैं। तो ये दूध जो है आपके शरीर में जो भी ड्राइनेस है या हीट बढ़ रही है उसको कम करने का काम ज़रूर करेगा। आयुर्वेद ने पूरे ही साल में दिवास्वाप यानी कि दिन में सोने को मना किया हुआ है, लेकिन ये एक ही सीज़न है ग्रीष्म ऋतु जिसमें कि आयुर्वेद में दिवास्वाप यानी कि दिन में सोना अलाउड किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा रहती है,
शरीर में ड्राइनेस बहुत बढ़ी हुई रहती है और हमारे शरीर को थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत होती है। इसीलिए इस सीज़न में दिन में 1 आध घंटा सोना आयुर्वेद ने अलाउ किया हुआ है। उसमें भी आपको थोड़ा सा सोच समझ के ही करना है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको नहीं लेटना है, लेकिन दिन में 1 आध घंटे का रेस्ट आपको आयुर्वेद के अनुसार अलाउड है। वेंटिलेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि गर्मियों में अक्सर एसी लगाने के कारण हमारे घरों का या कार्स का वेंटिलेशन ठीक से नहीं हो पाता और फ्रेश एयर अंदर नहीं आ सकती, और उसकी वजह से अंदर की एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने का संभावना रहती है और अंदर की एयर का क्वालिटी भी कम होने की संभावना रहती है। इसीलिए एटलीस्ट सुबह के टाइम में या रात के टाइमिंग में, और अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हो तो बीच बीच में थोड़ा सा छाँव में गाड़ी को रुका के आप वेंटिलेशन और फ्रेश एयर घरों में और कारों में आने दीजिए। तो उससे भी आपको पुअर वेंटिलेशन से होने वाली चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो ये तो हो गया गर्मी के सीज़न के बारे में। गर्मी के सीज़न में बच्चों का ख्याल कैसे रखना चाहिए, इसके ऊपर हम लेके आ रहे हैं अगली वीडियो। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच।